नमस्कार, आर्य न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुद्ध पूर्णिमा और सिक्किम दिवस पर सभी देशवासियों को बधाई दी है। राष्ट्रपति कोविंद ने यहां ट्वीट किया और कहा कि सभी देशवासियों और पूरे विश्व में भगवान बुद्ध के अनुयायियों को बुद्ध पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान बुद्ध ने मानवता और अहिंसा, करुणा और सहिष्णुता का मार्ग दिखाया था। उनकी शिक्षाएं आज और अधिक प्रासंगिक हैं। आइए हम सब भगवान बुद्ध द्वारा दिखाए गए मार्ग पर चलने का संकल्प लें। सिक्किम के स्थापना दिवस के अवसर पर आपको बता दें कि राष्ट्रपति ने कहा है कि सिक्किम के स्थापना दिवस पर सिक्किम के लोगों को बधाई। सिक्किम ने जैविक खेती और सतत विकास का रास्ता अपनाने में देश के बाकी हिस्सों के सामने एक मिसाल कायम की है। सिक्किम के सभी निवासियों को निरंतर विकास और समृद्धि के लिए मेरी शुभकामनाएं। तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि बुद्ध पूर्णिमा पर हम भगवान बुद्ध के सिद्धांतों की याद करते हैं और उन्हें पूरा करने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराते हैं। भगवान बुद्ध के विचारों को अपनाकर दुनिया को अधिक शांतिपूर्ण, सामंजस्यपूर्ण बना सकते हैं। तो वहीं सिक्किम के लोगों को बधाई देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सिक्किम के लोगों ने विभिन्न क्षेत्रों में सफलता हासिल की है और वो राष्ट्र की प्रगति में बहुमूल्य योगदान दे रहे हैं। और इस बीच जौनपुर से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जिससे आपको रूबरू करा दें कि जौनपुर में इस वक्त की बड़ी खबर, जहां जमीन विवाद को लेकर दो पक्षों के बीच मारपीट हो गई है। इस मारपीट में दोनों पक्षों से करीब 7 लोग घायल बताए जा रहे हैं। इन तमाम घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती करा दिया गया है। वहीं मारपीट का यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। बदलापुर कोतवाली क्षेत्र के हिम्मतपुर गांव पंचायत का यह पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां बहरहाल सूचना पर पहुंची पुलिस ने तहरीर के आधार पर जांच शुरू कर दी है। आप देख सकते हैं कि ये वीडियो वायरल हो रहा है, जहां पर दो पक्षों के बीच मुठभेड़ हो रही है, लड़ाई झगड़े चल रहे हैं और इसके साथ साथ दोनों पक्षों के बीच लाठी डंडों से एक दूसरे पर हमला करते हुए लोग दिखाई दे रहे हैं। और इसी हमले में करीब 7 लोग घायल बताए जा रहे हैं और पुलिस को सूचना दी गई। इसके बाद जब पुलिस ने मौके पर पहुंचकर 7 घायल लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया है और तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज किया जा चुका है। और आगरा की ओर रुख करेंगे, जहां से एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। आगरा में इस वक्त की बड़ी खबर, जहां बीएम कंप्यूटर की दुकान में आग लग गई है। आप देख सकते हैं, ये ताजा तस्वीरें वहां से सामने आ रही हैं, जहां पर कंप्यूटर की एक दुकान में आग लगी है और दुकान में आग लगने से मौके पर भगदड़ मच गई। मौके पर पहुंची दमकल की कई गाड़ियां और सूचना मिलते ही थाना पुलिस भी मौके पर पहुंच गई है। लाखों के नुकसान का अनुमान जताया जा रहा है और आग लगने से बाकी दुकानदारों में भी हड़कंप मच गया। संजय प्लेस में स्थित बीएम कंप्यूटर की ये दुकान है, जहां पर अज्ञात कारणों के चलते ये आग लग गई। थाना हरि पर्वत क्षेत्र का पूरा मामला, एक कंप्यूटर की दुकान में यहां पर अचानक से आग लग गई है और आग ने इतना विकराल रूप ले लिया कि इलाके में भगदड़ का माहौल है। साथ ही आपको बता दें, मौके पर दमकल विभाग की तमाम गाड़ियां मौजूद हैं और देख सकते हैं आप कि आग बुझाने का प्रयास किया जा रहा है। लोगों की भीड़ इस वक्त मौजूद है घटनास्थल पर, साथ ही पुलिस भी वहां पर मौजूद है और फिलहाल आग को शांत किया जा रहा है। इसके साथ साथ जो आसपास की दुकानें हैं उन्हें खाली करवा दिया गया है और दहशत का माहौल है, क्योंकि आग काफी विकराल है। आसपास की दुकानों में आग फैलने की भी चिंता जाहिर की जा रही है। हालांकि दमकल विभाग की गाड़ियां आग बुझाने की कोशिश लगातार कर रही हैं। और उत्तर प्रदेश में कोविड टीके की 32 करोड़ से अधिक डोज लगाई जा चुकी हैं, जबकि 11 करोड़ 29 लाख से अधिक कोविड टेस्ट भी किए जा चुके हैं। प्रदेश में 18 साल की अधिक आयु की पूरी आबादी को टीके की कम से कम एक डोज जरूर लग चुकी है, जबकि 90.53% वयस्क लोगों को दोनों खुराक मिल चुकी है। ऐसे में 15 से लेकर 17 आयु वर्ग में करीब 96.24% से अधिक किशोरों को पहली खुराक मिल चुकी है। साथ ही 71.67% किशोरों को दोनों डोज लगाई जा चुकी हैं। तो वहीं आपको बता दें कि इस दौरान 12 से लेकर 14 आयु वर्ग के लोगों में से 75.20% से अधिक बच्चे टीकावर पा चुके हैं।
और इसके साथ साथ दूसरा डोज भी इन बच्चों को लगाया जाना शुरू हो चुका है। सोमवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने टीम 9 की बैठक में अफसरों को टीकाकरण को और तेज करने के लिए निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि ट्रैक, टेस्ट और ट्रीट और टीकाकरण की नीति के सफल क्रियान्वयन से उत्तर प्रदेश में कोविड पर प्रभावी नियंत्रण बना हुआ है। वर्तमान में प्रदेश में कुल 1097 एक्टिव केस हैं और पिछले 24 घंटे में पूरे प्रदेश में 138 नए केसेस की पुष्टि हो चुकी है। इसमें गौतम बुद्ध नगर में 70 और गाजियाबाद में 20, लखनऊ में 11 नए केसेस मिले हैं। इसकी अवधि 186 लोग स्वस्थ भी हुए हैं। इसके अलावा और इन जिलों में केस अधिक मिल रहे हैं जहां पर सार्वजनिक स्थानों पर फेस मास्क लगाया जाना अनिवार्य है। इसे लागू कराए जाने के लिए भी सीएम योगी ने निर्देश दिए हैं और कहा कि लोगों को जागरूक करें, पॉजिटिव पाए गए लोगों के स्वास्थ्य पर भी सतत नजर बनाए रखें। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह भी कहा कि सभी बहुमंजिला भवनों, अस्पतालों, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स जैसी तमाम जगहों पर अग्निशमन व्यवस्थाओं का सघन निरीक्षण किया जाए। पूरे प्रदेश में तत्काल अभियान चलाकर ये काम किया जाए। साथ ही सभी फायर स्टेशन पूरी तरह मुस्तैदी से कार्यरत रहें, इसके भी निर्देश जारी किए गए हैं। और इसी बीच उत्तर प्रदेश के हर केंद्र पर भुगतान के नाम पर 20 से 30% तक उगाही की जा रही है। सरकार के पास आशा वर्करों के काम की योजना तो है, लेकिन उनके बेहतर जीवन की नहीं। ये समस्या रविवार को एक्ट 2 से संबंध में उत्तर प्रदेश आशा वर्कर्स यूनियन के राज्य स्तरीय कन्वेंशन में आशा वर्कर ने गिनाई। मौके पर आशा वर्कर्स ने मानदेय भुगतान के लिए बाउचर प्रणाली के जगह पर सीधा तरीका निकालने और न्यूनतम वेतन और राज्य व्यवस्था कर्मी के रूप में शासन की स्वीकृति देने की मांग उठाई। कन्वेंशन में मांगों को लेकर 4 जून को प्रदर्शन और 12 सितंबर को विधान भवन घेराव का प्रस्ताव पारित किया गया है। यहां पर आपको बता दें कि दारुल शफा में आयोजित किए गए कन्वेंशन में ऑल इंडिया सेंट्रल काउंसिल ऑफ ट्रेड यूनियंस के प्रदेश अध्यक्ष विजय विद्रोही ने कहा कि प्रदेश में ऐसा कोई केंद्र नहीं है जहां पर भुगतान के नाम पर उगाही ना की जाती हो। एक आकलन के मुताबिक प्रति वर्ष आशा वर्करों को मिलने वाले मानदेय राशि से करीब 200 करोड़ रुपए से आशाओं के घूस में लिए जाते हैं। आपको बता दें कि इस दौरान यूनियंस की राज्य सचिव साधना पांडे ने भी कहा है कि कठिन परिस्थितियों में असंभव कार्यों को संभव बना रही आशा कर्मियों की बात कोई सुनने वाला नहीं है। तो यहाँ सुबह ही शादी के घर में टेंट लगा रहा एक युवक और उसके साथ एक अन्य युवक हाईटेंशन लाइन की चपेट में आ गया है। इस घटना में दोनों ही युवक गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसके बाद आसपास के लोगों ने किसी तरह से घायलों को स्थानीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया। यहाँ पर एक की हालत काफी नाजुक हो गई है, जिसे इसके बाद अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया है। उसे जिला अस्पताल रेफर किया गया और इस मामले में मिल रहे एरिया थाना क्षेत्र की अमावा गांव का रहने वाला बताया जा रहा है और स्थानीय गांव निवासी संगीर की लड़की की शादी थी, जिसके लिए सुबह ही टेंट लगाने का काम चल रहा था। टेंट खसपरी निवासी लाल बहादुर मौर्य का है, जिसमें महाराजगंज के अंतर्गत आने वाले मलघनसन का पूर्वा निवासी अनूप कुमार और थाना क्षेत्र के पूरे दौलत गांव का मोहित टेंट लगाने के लिए मजदूरी का काम कर रहा था। और आज सुबह ही टेंट लगाते समय 9:45 बजे के आसपास टेंट के पास हाईटेंशन लाइन से टच होने की वजह से अनूप और मोहित बुरी तरह झुलस गए हैं। आनन फानन में इन दोनों घायलों को अस्पताल ले जाया गया और किसी तरह करंट से बचाकर इन्हें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया, लेकिन मोहित की हालत नाजुक होना देखकर चिकित्सकों ने उसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया है। और बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। यहाँ बेहड़ी के लबेदा गांव में पूर्व प्रधान के बेटे ने गोली मारकर आत्महत्या कर ली। बताया जा रहा है कि मृतक सुबह को घर से खेत पर जाने की बात कहकर निकला, लेकिन इसके बाद खेत पर जा रहे अपने पुत्र का शव मिला है उन्हें। घटना की जानकारी मिलते ही मृतक के परिवार में कुहराम मच गया। तो वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव का पंचनामा भरने के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मौके पर पहुंची और फोरेंसिक टीम ने भी घटनास्थल का निरीक्षण किया और घटनास्थल से साक्ष्य जो है इकट्ठा किए गए हैं। शुरुआत में यहां पर यह मामला हत्या से जुड़ा बताया जा रहा था और जैसे जैसे पुलिस की तफ्तीश आगे बढ़ी है तो उसमें इस बात की आशंका भी जताई गई कि मृतक ने खुद को गोली मारकर ही हत्या की। सुबह 5 बजे 5:30 पे ये घटना हुई है। बॉडी मिली, उनके
लेफ्ट साइड से गोली मारी गई है। किसी ने मारी है? जो उसकी गोली मारी गई है लेफ्ट साइड से मारी गई। कहाँ की घटना है? इलाबेदा, हमारे बाग के पास ही। हम काम से गए थे या वहाँ ये सुबह मॉर्निंग में जल्दी घूमने की आदत है, मॉर्निंग वॉक पे था। किसी ने शक है, कोई दुश्मनी किसी से? अभी मैं आपको क्या बता सकता हूँ इस बारे में। आपको क्या लग रहा है हत्या करी? थाना क्षेत्र बहेड़ी के ग्राम नवेदा में संजय नामक व्यक्ति के सर में गोली लगने की सूचना प्राप्त हुई थी। मौके पर जो एविडेंस प्राप्त हुआ है उससे यह घटना प्रथम दृष्टया आत्महत्या की प्रतीत हो रही है। जो जिस असले से गोली लगना बताया गया है वो भी मौके पर बरामद हुआ है। घटना के संदर्भ में फील्ड यूनिट को भी मौके पर बुलाया गया था, जिससे फॉरेंसिक एविडेंस भी कलेक्ट कराए गए हैं। बॉडी को पंचायतनामा के उपरांत जो है पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के अनुसार कार्रवाई। और खबर गाजीपुर से है, जहां माफिया मुख्तार अंसारी की कोर्ट में वर्चुअल पेशी हुई। गैंगस्टर एक्ट के मामले में गाजीपुर की एमपी एमएलए कोर्ट में बांदा जेल में बंद मुख्तार अंसारी को वर्चुअल पेश किया गया। ये मामला साल 1996 में गाजीपुर की सदर कोतवाली में दर्ज किए गए गैंगस्टर एक्ट का है। और आपको बता दें कि इस मामले में वाराणसी में हुए अवधेश राय हत्याकांड को भी शामिल किया गया। लिहाजा अवधेश राय हत्याकांड के वादी पूर्व विधायक अजय राय भी कोर्ट में बतौर गवाह पेश हुए। अवधेश राय की हत्या के अनुसार आपको बता दें कि इस हत्या में मुख्तार अंसारी आरोपी हैं। तो वहीं कोर्ट के मामले में अगली सुनवाई 25 मई को निर्धारित की गई। सन 1996 में कोतवाली गाजीपुर में मुख्तार अंसारी के विरुद्ध एक गैंगस्टर का मुकदमा पंजीकृत हुआ था। उसके गैंग चार्ट में अन्य मुकदमों के साथ साथ बनारस में जो अवधेश राय की हत्या हुई थी उस हत्या का मुकदमा का भी उल्लेख था। तो इसलिए उस मुकदमे को गैंगस्टर के मुकदमे को बल देने के लिए 302 के मुकदमे के वादी अजय राय आज गवाही के लिए आए थे और अधिवक्तागण न्यायिक कार्य से विरत थे। इसके बावजूद मुख्य परीक्षा अंकित की गई और अगली तिथि 25/5/2022 आज ये गैंगस्टर एक्ट में मुख्तार अंसारी के खिलाफ आज यहाँ पर हमारी गवाही थी। आज माननीय न्यायाधीश ने मेरी गवाही कराई है और निश्चित तौर से हम सब लोग न्यायालय के ऊपर पूरा हम लोग को भरोसा है कि इसमें न्याय मिलेगा और मुख्तार अंसारी को सजा होगा। सर एक बार इस केस का बैकग्राउंडर बताएंगे दर्शकों को? ये 1996 में गैंगस्टर लगा है और उस गैंगस्टर में हमें यहाँ बुलाया गया और इसमें हमारी गवाही हुई। क्या दूसरे पक्ष से वहाँ वर्चुअली निश्चित वहाँ पे वो भी उपस्थित थे। मुख्तार अंसारी बांदा जेल से यहाँ पे वर्चुअली उसमें थे और हमारे जज साहब ने पूरा उस बयान हुआ है वहाँ पर, सरकारी वकील ने लिया। और निश्चित तौर से ऐसे जो चीज़ें जिस तरीके से हुई हैं उसमें निश्चित तौर से माननीय न्यायालय ऐसे। और हिमालय में 5वें धाम के रूप में स्थापित हुए श्री हेमकुंड साहिब के कपाट 22 मई को खुलने जा रहे हैं। इस साल 4 धाम में यात्रियों की भारी भीड़ भी उमड़ रही है और इन्हीं की व्यवस्था बनाने में सरकार और प्रशासन इससे जुड़े तमाम विभागों के पसीने छूट रहे हैं। दरअसल हेमकुंड साहिब में इस साल बड़ी संख्या में सिख श्रद्धालु आने की संभावना है। इसी को देखते हुए उत्तराखंड सरकार और गुरुद्वारा श्री हेमकुंड साहिब मैनेजमेंट ट्रस्ट ने विचार विमर्श कर एक बड़ा फैसला लिया है। इसमें साल 22 मई से शुरू होने जा रहे यात्रा में एक दिन में 5000 सिख श्रद्धालुओं के ही हेमकुंड साहिब में पवित्र सरोवर में आस्था की डुबकी लगाकर माथा टेकने की अनुमति होगी। गुरुद्वारा श्री हेमकुंड साहिब मैनेजमेंट ट्रस्ट के उपाध्यक्ष नरेंद्रजीत बिंद्रा ने इस संबंध में जानकारी दी और कहा कि 4 धाम यात्रा की तरह इस साल हेमकुंड साहिब में भी भारी मात्रा में सिख श्रद्धालुओं के आने की संभावना है और यहाँ पर आए सिख श्रद्धालुओं को यात्रा में आने पर कोई दिक्कत ना हो और कोई अव्यवस्था ना हो, इसी को लेकर सरकार के साथ विचार विमर्श किया गया है। इसमें फैसला किया गया कि प्रतिदिन 5000 से अधिक सिख श्रद्धालुओं को हेमकुंड साहिब में मत्था नहीं टेकने की अनुमति होगी। और तानाशाह किम जोंग उन नॉर्थ कोरिया में तेजी से बढ़ती कोरोना वायरस की रफ्तार से अब टेंशन में आ गए हैं। किम ने यहां पर कोविड-19 के प्रकोप के बीच अपने ही लोगों को दवा देने में फेल रहने के लिए अधिकारियों को फटकार लगाई। दवा की सप्लाई को तेज करने के लिए तानाशाह किम जोंग उन ने सेना के जवानों को लगाने का आदेश दिया है। नॉर्थ कोरिया में अब कोविड-19 के बढ़ते प्रकोप के बीच सोमवार को बुखार से मौत के 8 और नए मामले सामने आए हैं।
जबकि करीब 3,92,920 और लोग बुखार से पीड़ित पाए गए। नॉर्थ कोरिया के एंटीवायरस इमरजेंसी मुख्यालय ने बताया है कि अप्रैल के अंत से ही 12 लाख लोगों को बुखार हो चुका है, जिनमें से 5,64,860 लोग अभी भी आइसोलेटेड हैं। मुख्यालय के मुताबिक रविवार को शाम 6 बजे तक बुखार से पीड़ित 24 और लोगों की मौत हो गई है, जिसके बाद से देश में मृतकों की संख्या बढ़कर 50 हो गई है। हालांकि सरकारी मीडिया ने इस बात की पुष्टि नहीं की कि बुखार से पीड़ित और उसके जान गंवाने वालों में से कितने लोग कोरोना वायरस से संक्रमित थे। और इस बीच नाटो ने यूक्रेन को तब तक के लिए सैन्य सहायता देने की घोषणा की है जब तक उसे जरूरत होगी। रविवार को यह घोषणा की गई और वहीं पर अब फिनलैंड और स्वीडन ने भी नाटो में शामिल होने के अपने मंसूबों को साफ कर दिया है। स्वीडन की सत्ताधारी पार्टी ने कहा कि वो इस संयुक्त सदस्यता प्रार्थना पत्र का समर्थन करता है और बयान ऐसे समय में आया है जब फिनलैंड ने दशकों के सैन्य गुटनिरपेक्षता को परे रखकर यूरोप में ताकत का संतुलन दोबारा बनाने की कोशिश की है। रूस की नाराजगी के डर के बावजूद यूक्रेन में रूस ने पूर्वी भागों और पश्चिम में लवीव में हवाई हमलों की घोषणा की। पश्चिमी खुफिया सूत्रों से मुताबिक एक खबर सामने आई है कि रूस की पूर्वी यूक्रेन में मुहिम भारी नुकसान और कड़े प्रतिरोध के सामने अधिक समय तक नहीं टिकेगी। नाटो विदेशी मंत्रियों की बर्लिन में हुई एक बैठक में जर्मनी की एनालेना बायरवोक ने कहा कि सैन्य सहायता देंगे जब तक यूक्रेन को देश की आत्मरक्षा के लिए उनकी मदद की जरूरत होगी। इस दौरान नाटो चीफ जेंस स्टोल्टेनबर्ग ने भी कहा कि यूक्रेन ये युद्ध जीत सकता है। यूक्रेनी अपने देश को बहुत बहादुरी से रक्षा कर रहे हैं और वो स्वीडन की सत्ताधारी पार्टी के फिनलैंड की घोषणा के कुछ घंटों बाद कहा गया कि नाटो में शामिल होने के हक में है। ये यूक्रेन में रूस के आक्रमण के बाद आए बड़े राजनीतिक और सार्वजनिक विचार में बदलाव है। और श्रीलंका में नवनिर्वाचित प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे ने रविवार को विश्व बैंक और एशियाई विकास बैंक के प्रतिनिधियों के साथ देश के मौजूदा आर्थिक संकट को लेकर चर्चा की। तो वहीं गंभीर आर्थिक संकट से जूझ रहे श्रीलंका को भारत ने 4 लाख मीट्रिक टन से अधिक डीजल वाली 12वीं खेप की आपूर्ति की है। कोलंबो स्थित भारतीय उच्चायोग ने ट्वीट करते हुए बताया कि 12वीं खेप और 4 लाख मीट्रिक टन ईंधन की आपूर्ति की जा चुकी है। भारत द्वारा रियायती ऋण योजना के तहत आज कोलंबो को डीजल की ताजा खेप की आपूर्ति भी की गई। प्रधानमंत्री विक्रमसिंघे ने रविवार को कहा कि उनके देश में मौजूदा आर्थिक संकट पर विश्व बैंक और एडीबी ने प्रतिनिधियों के साथ चर्चा की। इस दौरान दवाई और भोजन और उनके उर्वरक आपूर्तियों को साथ साथ कई मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया गया। सरकारी बयान के मुताबिक प्रधानमंत्री ने कहा है कि इस बैठक के दौरान वित्तीय सहायता के लिए एक फोरम कंसोर्टियम गठित किया जाए और इसी गठन के संबंध में भी विदेशी प्रतिनिधियों के साथ विचार विमर्श किया गया। इस वार्ता के सकारात्मक रहने पर जोर देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार के लिए तत्कालीन चुनौतियां आगामी सप्ताह के वास्ते ईंधन आवश्यकताओं के भुगतान के लिए जरूरी धन जुटाना है। यह भी कहा गया कि बैंकों में डॉलर की कमी के कारण सरकार अब आवश्यक धन जुटाने के लिए अन्य विकल्पों पर विचार कर रही है। और इसी खबर के साथ ही बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहे हमारे साथ, देखते रहे आर्या न्यूज।